अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन फॉर नो टेंशन। कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय टेंशन नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, खास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में खास करके। ये अपनी एक कंडीशन होती है डिजाइन के लिए, क्योंकि टेंशन कॉजेस क्रैक्स, इट मीन्स फेलियर, लीकेज हो जाएगा वहाँ से अगर वाटर स्टोरिंग है तो, या तो फिर स्ट्रक्चर टेंशन की वजह से कोलैप्स भी हो सकता है उस साइड में अगर अच्छी बराबर रेनफोर्समेंट नहीं है। ओके, बिकॉज कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन। तो अपनी एक कंडीशन रहती है कि देयर शुड नॉट बी एनी टेंशन। टेंशन क्यों डेवलप होता है, कौन से स्ट्रेसेस से डेवलप होता है? डायरेक्ट स्ट्रेसेस से तो नहीं होगा। डायरेक्ट स्ट्रेसेस तो टोटली कॉलम पे कंप्रेशन ही देंगे। बेंडिंग स्ट्रेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंशन, बराबर है। और इसके पहले अपन देख चुके हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से कंप्रेशन और टेंशन दोनों भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो एक कंडीशन है कि डायरेक्ट स्ट्रेस ऑलवेज इट शुड बी ग्रेटर देन और परमिसिबल टू इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ में बता चुका हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू 10-10 यूज की गई थी, बराबर है। दोनों इक्वल है, नो टेंशन, क्योंकि बेसिक इक्वेशन जो है अपना सिग्मा मैक्स इज इक्वल और सिग्मा मिनिमम सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी, बराबर है। सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंशन। इसकी वैल्यू अगर सिग्मा डी से थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है तो आंसर बिकम्स माइनस, एंड माइनस मीन्स देयर इज टेंशन। अगर टेंशन डेवलप ही नहीं होने देना है तो सिग्मा डी की वैल्यू ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा बी, बराबर है। सेपरेट इक्वेशंस फॉर बोथ स्ट्रेसेस आर नोन टू अस। सिग्मा डी इज P by A, बेसिक इक्वेशन, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, ग्रेटर देन ये साइन जैसे कि वैसे लिख दी। यहां पर अपना है m by I इंटू वाई, बेसिक इक्वेशन। अब इसको वैसे ही रखता हूं, यहां पर P इंटू इज द मोमेंट एंड I by Y आई कैन राइट, ये Y को नीचे लिया। अब यहां पर ये हो जाएगा P इंटू ई डिवाइडेड बाय Z, और ये है P बाय A। दोनों भी तरफ P है तो ये P गेट्स कैंसल। Now Z I can write here, here A, Z I can write here Z divided by area greater than or equal to E। इसका मतलब ये एक हो गया। Here I can write Z is equals to E or E is equals to Z by A। सेम है उसी। इसका मीनिंग ये है कि इसेंट्रिसिटी किसी भी मेंबर में जो लोड जितना एक्सिस से दूर जाएगा, अपन ऑलरेडी ये देख चुके हैं। ये कॉलम, इसके ऊपर ये एक्सिस और ये लोड यहाँ पर लगा दिया मैंने, ये हो गई इसेंट्रिसिटी। अब इसी लोड को मैं बढ़ा रहा हूँ, इधर लगा दिया, इसेंट्रिसिटी यहाँ से गिनेंगे ई। जितनी ई की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, द मोमेंट इज इक्वल टू पी इंटू ई, बेसिक इक्वेशन। पी तो वही है, लेकिन इसेंट्रिसिटी अगर बढ़ गई तो मोमेंट बढ़ जाएंगी, मोमेंट बढ़ गई तो बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसी सेक्शन का आई और वाई सेम रहेगा। और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ गई तो निगेटिव आएगा और ये टेंशन डेवलप करेगा, है ना। सो फॉर एनी सेक्शन दिस Z एंड A, Z और A ये
डिपेंड करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन। सेक्शन कैसे है, उसके साइज कैसी है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, और उसके साइजेस क्या है, उसके ऊपर एरिया और जेड निर्भर करता है। बराबर है। तो ये जो सेक्शन के डायमेंशंस है ना, ये ऐसे रहने से जो है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है इस पर निर्भर करेंगी, ये वैल्यू इस पर निर्भर करेंगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेक्शन है उसका जेड निकालो, सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय एरिया करो, बराबर है। उतनी इसेंट्री तक ये जो भी वैल्यू आएंगी उतनी इसेंट्री तक लोड रखेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी कोई एक सेक्शन है, यदि जो भी सेक्शन है, अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ले लिया मैंने, इसका जेड पता है, एरिया भी पता है, एक वैल्यू आ गई सपोज टू बी 10 और 100 mm फॉर एग्जांपल। सो इसके सेंटर से मैं लोड जो है ये यहां तक दे सकता हूं 100 तक, लोड जो है ये 100 तक मैं लगा सकता हूं, इसेंट्रिसिटी उसकी 100 तक अलाउएबल है इस सेक्शन के लिए, उसके जो भी डायमेंशन हो। अभी ये 100 के ऊपर अगर चले गई, 101 भी अगर रख दिए तो उसमें टेंशन डेवलप होगा, है ना। ये इसका है मीनिंग। सो इट इज द लिमिट फॉर इसेंट्रिसिटी। उस सेक्शन के लिए ये इसेंट्रिसिटी की लिमिट है। इट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी टेंशन, नो टेंशन। जो कर्व अपन देख चुके हैं ये ऐसे था, वो इधर में 0 और इधर में ट्वाइस सिग्मा डी, इसमें पूरा जो है ये अंडर कंप्रेशन, नो टेंशन। फॉर नो टेंशन, जीरो टेंशन, वी हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई लोड विद इन दिस लिमिट। अगर अंदर है लिमिट के, देयर इज नो प्रॉब्लम, सिर्फ उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, ये कैसे है, इसका और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कोर सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन और लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। बेसिक इक्वेशन अभी अपन ने देखा है कि E इज इक्वल टू जेड बाय ए, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू उस क्रॉस सेक्शन के लिए जिसके वो जो डायमेंशंस रहेंगे। नाउ वी नो जेड, जेड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया, सॉरी बाय वाई। इट इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12। अभी यहां पर ये जो डायमेंशन है मैं यहां पे नोट कर रहा हूं डी, एंड दिस डायमेंशन आई एम गोइंग टू शो बी। अब इस क्रॉस सेक्शन में जो एक्सिस है अपना सेंट्रोइडल एक्सिस, वो ये कंसीडर किया गया है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस वुड बी y axis, x और y axis। मोमेंट ऑफ इनर्शिया b d क्यूब बाय 12 बराबर है। नाउ y मीन्स एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, x एक्सिस कंसीडर किया है अपन ने यहाँ सब। ओके, ये x ये हो जाएगा d बाय 2। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट z इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वेयर बाय 6 ये ऑलरेडी हो चुका है। ओके, फिर भी मेरी एक आदत है कि कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भी उसको भी प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए एनी हाउ, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। ओके, नाउ हियर जेड की वैल्यू बी डी स्क्वेयर बाय 6 ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। एरिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन बी डी, व्हेन वी सॉल्व दिस बी गेट्स कैंसल
here 1D get cancel, answer becomes E is equals to D by 6, D by 6 हो गया। EX की वैल्यू हो गया। अभी यही मैंने जो कैलकुलेशन किया है, ये यदि y एक्सिस कंसीडर करके करूं तो मुझे आंसर मिलेगा यहां पर b बाय 6, श्योर है ना। ZX यानी x एक्सिस को रेफरेंस लेके मैंने आंसर निकाला तो d बाय 6 आ गए। अगर y एक्सिस को रेफरेंस करूं तो यहां पर db क्यूब बाय 12 हो जाएगा और यहां पे b बाय 2 होगा एंड द आंसर विल बी b बाय 6, बराबर है। Ex along y एक्सिस इट इज लिमिटेड टू d बाय 6, यानी मैं इसेंट्रिसिटी कहां से गिनते हैं? CG से, ये पक्का CG। अब ये है CG, CG से ये डिस्टेंस जो है मैं अगर यहां पे लोड रखूं, ये डिस्टेंस होगा मेरा d बाय 6, तो कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा इस साइड में। इधर में प्रेस करेंगे तो इधर कंप्रेशन रहेगा और नीचे में टेंशन आएगा इधर, है ना। इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये लेयर कंप्रेशन में जाएगी, ये उठेगी ऐसी, वो बाद में और देखेंगे अपन। या तो ये देखो, अगर मैं इधर लोड लगा देता हूं तो ये जो लेयर है अभी यही कंसीडर करो, तो ऐसी लेयर प्रेस होगी, ये हो गई इस लेयर को ये जो लेयर है यहां पर ये कंप्रेस हो गई और ये यहां से ऊपर चली गई, है ना। हाँ, इसका मतलब ये इसमें टेंशन होगा। तो इस पोजीशन में मैं अगर प्रेस करूं तो ये जो लेयर है ये कंप्रेशन में जाएंगे, इधर में टेंशन आएगा यानी ऊपर आएंगे। तो वहां तक अगर जाते हैं तो इस लेयर में कोई टेंशन डेवलप नहीं होगा। सिमिलरली ये अगर लोड मैं यहां दूं तो इधर में कंप्रेशन आएगा, इधर में टेंशन आएगा, है ना। तो इसकी जो लिमिट है ये है d बाय 6। सिमिलरली इस साइड में देखते हैं अपन, तो मैं अगर लोड यहां पे लगा दूं तो ये जो लिमिट है इधर ये है b बाय 6, ये b बाय 6, और इधर में लोड अगर लगा दूं यहां पर तो ये लिमिट है b बाय 6, बराबर है। ये जो कॉर्नर्स है यहां पर यदि लोड रखा जाए तो इस पूरे सेक्शन में टेंशन कहीं डेवलप नहीं होगा। कंप्रेशन मैक्सिमम मिनिमम ये रहेगा लेकिन टेंशन नहीं आएगा इस 4 कॉर्नर में। अब इसी 4 कॉर्नर को मेरे को ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर दिए। ये जो सेक्शन मिला इसके अंदर कहीं पे भी लोड अगर लगा देते हैं वी विल नॉट गेट एनी टेंशन, टेंशन नहीं आता है। दिस सेक्शन इन विच if we place a load there is no tension anywhere in the section, and this section is called core section. It is called core section, and limit of eccentricity is this one. This is the limit of eccentricity. इस डायरेक्शन में d by 6 या इधर भी d by 6, इस डायरेक्शन में b by 6, इस डायरेक्शन में b by 6. These are the limits of eccentricity. इसके ऊपर अगर मैं यहां लोड लगा दूं अभी तो इसमें टेंशन होगा, इधर में लगाओ टेंशन, इधर टेंशन, या कहीं पे भी लगा दो इधर तो सेक्शन में टेंशन होगा अपोजिट साइड में। लेकिन यहां पर अगर लोड लगा दूं इस कोर में तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। यह है कोर ऑफ सेक्शन।
This core of section is also called kernel. This is core या तो कर्नल, दोनों भी वर्ड यूज किए जाते हैं, है ना। अब यहां पर मुझे बताना है मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल ये क्या होता है? अब यहां पर जो डायमेंशंस मैंने लिखे हैं ये d/6 लिखे। यहां पर ये जो है ये डायमेंशन बनेगा d/3 है, d/6 प्लस d/6 यानी ट्वाइस d/6 ट्वाइस d/6, so here it becomes d/3. Similarly, this dimension here I will get b/3, है ना। ये जो है पोर्शन दोनों भी तरफ से ले लो रेक्टेंगुलर सेक्शन में, तो ये मिडिल थर्ड है, ये है b/3, b/3 और b/3। एक d को 3 में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में का जो मिडिल पार्ट है दैट इज कॉल्ड जीरो और नो टेंशन eccentricity condition, and this is called middle third rule when eccentricity is d/3 or b/3। एक्स वाई जो है ये अपन टाइम पे जैसे जैसे आएगा वैसे मेन थिंग है ये। इधर से लेंगे तो b/3, इधर से लेंगे तो d/3। ये इधर से भी 3 पार्ट ऐसे किए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज middle third rule. It is very simple. Okay. Similarly, we will try to find core of circular section or limit of eccentricity for circular section. Rectangular section का देखा है, वैसे circular section का कैसे आएगा? Here same thing I will do here. Eccentricity the limit is z/a. z/a तक लिमिट है उसकी. Now z is equals to I/y. Here we know moment of inertia for circular section π/64 and d raised to 4, बराबर है, sorry here y, and y is d/2. It becomes equals to pi d raised to 3 divided by 32 z की वैल्यू। ये कैंसिल 32 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर। एक ये डी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, जेड। नाउ वी नो एरिया इज π/4 एंड d square. Just we have to put this value in this equation, we will get answer. Here eccentricity z is pi d cube divided by 32 divided by π/4 and d square eccentricity. Now E is equals to this pi gets cancelled and here d and whole it is cancelled. It is equals to d/8. अब ये जो सर्कुलर सेक्शन है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है x और y, है ना। तो ये जो है एक्सिस इट इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड इट इज x एक्सिस। अब यहाँ पर ई एक्स ई वाई दोनों सेम ही रहेगी, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सो हियर आई विल मार्क दिस कोर लाइक दिस। हियर eccentricity value limited to d/8. Here it is limited to d/8, and in this side also d/8 and here also d/8. ये तो समझ में आया होगा अभी। ओके, नाउ दिस इज द कोर ऑफ सेक्शन। इसमें यदि लोड रखते हैं कहीं पे भी
देयर विल नॉट बी एनी टेंशन इन द क्रॉस सेक्शन। लेकिन इसके बाहर अगर लोड रखेंगे, कहीं पे भी रखो इस लाइन के बाहर, वी विल गेट टेंशन इन द मेंबर। ओके, एंड दिस इज D/4, बराबर है, D/8 प्लस D/8। ओके, एंड दिस विल बी आल्सो D/4। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी की कंडीशन जो है ये है, एक तो ये याद रखना है इसेंट्रिसिटी का की वैल्यू D/8, कोर का डायमीटर, कोर का एज ए होल तो दोनों तरफ भी रहेगा तो D/4। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। इसेंट्रिसिटी अगर है तो सेंटर से ये हाफ रहेगा इसके, और ये दोनों का D/4। सिमिलरली देयर आल्सो। अभी इसके बाद जो स्टैंडर्ड कुछ क्रॉस सेक्शंस है उसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज जो है ये इसी तरह Z/A करके कैलकुलेट की गई है, और वो वैल्यूज मैं डायरेक्टली MCQ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, जैसे ये मिडिल थर्ड रूल है वैसे ही इसको मिडिल फोर्थ रूल बोला जाता है। मिडिल फोर्थ रूल, क्योंकि यहां पर ये है D/4 यानी 1/4 है डायमीटर की, वहां पर था 1/3 करके यहां पर यूज किया गया है थर्ड, मिडिल थर्ड। यहां पे इसके 4 पार्ट अगर करते हैं तो उसके बीच वाला, अभी यहां पे जो है टू द स्केल डायमेंशन नहीं है, ये दिखना चाहिए करके मैंने ये बड़े साइज का निकाला, अदरवाइज फिर ये इतना छोटा ही हो जाता था, है ना, इसलिए थोड़े बड़े साइज का लिया है। लेकिन इसके क्या है, 4 पार्ट करने के बाद बीच का जो पोर्शन है 1/4 पोर्शन, उसमें लोड अगर यदि लगाते हैं अपन तो उसमें इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड मिडिल फोर्थ रूल। मिडिल फोर्थ रूल इज अप्लीकेबल फॉर सर्कुलर सेक्शन एंड मिडिल थर्ड रूल इज अप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके, अब यहाँ कुछ कर्न और कोर सेक्शन, कोर सेक्शन को कर्न भी बोला जाता है, कर्नल जो भी बताया था कर्न, ये भी ध्यान में रखिए, कर्न इट इज इम्पोर्टेंट। कभी कभी ये ऐसा दिया रहता है, इट मीन्स कोर। ये कुछ सेक्शंस के डायमेंशंस मैंने दिए हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होता है, याद रहे तो बेटर, नहीं रहे तो भी उस वक्त एक ही करना है, Z/A, ये इक्वेशन यूज करना और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल लेना और वही कोर बन जाएंगे। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालने की उसको डबल कर देने की दोनों साइड से आने के लिए, वही किया अपन ने। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आई थी अपनी B/6, तो उसको डबल कर दिया दोनों साइड में, तो D/3 हो गया, बराबर है। तो D/3 भी वैसे ही हुआ ऐसे। तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं। ये MCQ में पूछे जाते हैं कोर के डायमेंशंस क्या है, मिडिल थर्ड रूल के D/2, D/3, B/3 इसके बारे में। उसके बाद में शेप कैसे रहता है ये भी पूछा जाता है, रोमबस। सर्कुलर अगर है तो ये मिडिल फोर्थ रूल, मिडिल थर्ड तो पता रहता है, लेकिन ये कभी कभी मिडिल फोर्थ पूछ लेता है। तो मिडिल फोर्थ यानी क्या है, तो कोर का डायमीटर D/4 रहेगा, बराबर है। और शेप कैसे रहेगा, तो ये सर्कुलर शेप रहेगा, यहाँ पे रोमबस शेप रहेगा, बराबर है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू काम के हैं। अगर हॉलो है, हॉलो रेक्टेंगल, तो वहाँ पे भी शेप वही रहेगा, रोमबस शेप ही रहेगा, बराबर है। ये जो है इतना जो लिखा हुआ है ये इतना तकलीफ जा सकती है, बराबर है। तो उसमें आप ये इक्वेशन से डायरेक्टली मिल जाएगा। एक अगर निकाल लिए, बहुत सिंपल है वैसे निकालना ये, है ना। रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान है एकदम, है ना। BD³/12 माइनस BD³/12 करना है, हाँ, उसके डिवाइड बाय y करना है, तो Z निकल जाएगा। और एरिया तो ये एरिया की वैल्यू है, ये जैसे कि वैसे ही लिखना है, ये एरिया सिर्फ आपको निकालना क्या है, Z/A, है ना।
ये वैल्यू जो है ये तो एरिया की वैल्यू है, ये तो आराम से निकल जाएंगे यहाँ पे बी डी माइनस स्मॉल बी डी। ओके, ये भी एरिया की वैल्यू थे, ये कुछ नहीं जेड बाय ए है, तो आराम से ये निकल जाएगा। और कोर सेक्शन फॉर सर्कल मीन्स hollow circle, it is actually hollow circle, and this is core। ये है स्मॉल डायमीटर फॉर इनर डायमीटर यानी एक्सटर्नल बाहर वाला। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा वही है, तो ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये इक्वेशन से 5-10 सेकंड में निकल जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सिर्फ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि शेप कैसे रहेगा, है ना, तो ये रोम्बस शेप, ये शेप का नाम भी पूछा जाता है कैसे रहता है, तो ये याद रहना चाहिए, ये थोड़ा सा एक यूनिक है। ओके, ये वाला बाद में ये भी ध्यान में रखने के लिए वैसे सिंपल है, क्योंकि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन है तो रोम्बस रहेगा। अगर ये स्क्वायर है तो जैसे d/3 था और b/3, तो यहाँ पे b/3 रहेगा, दोनों भी बीच रहेंगे, बराबर है। और शेप जो है ये स्क्वायर शेप रहेगा यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो शेप है ये स्क्वायर रहेगा, ऐसे रहेगा लेकिन ये स्क्वायर बनेगा। इसमें अलग अलग डायमेंशंस थे ना ये, इसलिए ये ऐसे बना, ये उसका शेप ऐसे था नियर अबाउट ऐसा, ये वाला। अब यहाँ पर ये स्क्वायर बनेगा बिल्कुल। ओके, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू काम का है, तो आप ऐसे कुछ चीज़ें याद रखिए। नहीं आता है कि टाइम पे कुछ प्रॉब्लम कन्फ्यूजन होता है तो ये रहना चाहिए, और ये बार बार अपन यूज़ करने वाले, तो ये तो ध्यान में रहेगा, और कुछ ना कुछ तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके।